हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीज ऑफ केमिस्ट्री। ये वीडियो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, उसका वैलेंसी क्या है और इक्वेशन बैलेंस कैसे हम करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो पे हम बात करेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का एक अलग ही वीडियो है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। आप इस वीडियो को कंप्लीट करके मोल कंसेप्ट वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो पे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह में आता है, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, फिर आता है हमारा गैस-लूइस लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, फिर हमारे कुछ थ्योरीज आते हैं, लेकिन हम सिर्फ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में ही बात करेंगे। तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि होता है क्या, एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सबसे पहले आता है। तो ऊपर एक हेडिंग दो, क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये हमारा आज है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको बताता है कि जो मैटर है वो हम मतलब तैयार नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट मैटर, कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम इसको तैयार नहीं कर सकते, हम इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मैटर को, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको दिया था एंटोनी लैवोसियर ने। इसको दिया था एंटोनी, ANTOINA, OISI, इसको दिया था एंटोनी लैवोसियर ने इन द ईयर 1789। एंटोनी लैवोसियर ने बताया था, किसके बारे में बताया था उन्होंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, दैट मैटर कैन neither be created nor destroyed। भाई, जब मैटर क्रिएट ही नहीं होता है, जब मैटर डिस्ट्रॉय ही नहीं होता है, तो कहाँ जाता है? तो ये लॉ हमें बताता है कि मैटर क्रिएट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मतलब हम जब एक रिएक्शन करते हैं, तो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होता है। और ये लॉ हमको बताता है कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि नया कुछ फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि नॉर्मली हमने नाइट्रोजन लिया, नॉर्मली मैंने हाइड्रोजन लिया, तो NH3 बना, N2 + 3H2 gives rise to 2NH3 अमोनिया। आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि नहीं, यहाँ पे NH3 नहीं होगा, यहाँ पे PH3 होगा, तो ऐसा होगा क्या? मेरे बोलने से होगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिया, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ही प्रोडक्ट निकलेगा। तो जो मैटर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है या कुछ नया फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ उसी से ही चला जाता है। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 और इसको अगेन नंबर 3 करके एक और पॉइंट हम लिखते हैं इसके अंडर पे कि क्या, कि इसे भी हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी। इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिस्ट्रक्शन नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। एग्जैक्टली हम यहाँ पे मास के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इन ए केमिकल रिएक्शन, अगर आप लिखना चाहते हैं डेफिनेशन तो लिख सकते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन
द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। जितना मास हम लेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम रहेगा, और ये हमको बताता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास यहाँ पे कंजर्व होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे हम जाएंगे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनाइट, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट in the year 1799. Law of definite proportions was given by Joseph Proust in the year 1799 1799। और ये क्या कहता है डेफिनाइट प्रोपोर्शन? ये कहता है द कंपाउंड, जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्टली कंटेन करेगा। एग्जैक्टली क्या कंटेन करेगा? एग्जैक्टली कंटेन द सेम अमाउंट, द सेम वेट ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब क्या है? मतलब एक कंपाउंड अगर फॉर्मेशन होगा तो जो एलिमेंट्स रहेंगे उसका जो वेट रहेगा उसका प्रोपोर्शन, इसका प्रोपोर्शन सेम होगा। द कंपाउंड एग्जैक्टली कंटेन द सेम प्रोपोर्शन भी लिख दो, प्रोपोर्शन ऑफ वेट ऑफ द एलिमेंट्स। प्रोपोर्शन मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे तो 2-3 प्रोडक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं देखेंगे तो मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो जहाँ पे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमको प्रोपोर्शन की ज़रूरत पड़ेगा। तो लिख लो क्या है, एक ही तो वर्ड है, ठीक है। द कंपाउंड एग्जैक्टली कंटेन द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ वेट ऑफ द एलिमेंट्स, या नहीं तो ऐसे लिख सकते हो द कंपाउंड एग्जैक्टली कंटेन द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ये अच्छा रहेगा, याद भी रह जाएगा, ठीक है। द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ द एलिमेंट्स बाय वेट, ठीक है। तो ये आपका याद भी रह जाएगा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। यहां पे द कंपाउंड ना लिख के एक गिवन कंपाउंड भी आप लिख सकते हो। एक गिवन कंपाउंड मैंने क्यों लिखा? क्योंकि कोई सा भी आप कंपाउंड लोगे तो वहां पे वही होगा, वहां पे जो एलिमेंट्स होगा उसका जो वेट होगा उसका प्रोपोर्शन से ही वो कंपाउंड का वेट होगा, और हर किसी कंपाउंड पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा तभी ना हम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेबल होगा तभी ना ये लॉ है। अगर एप्लीकेबल नहीं होता, अगर इसका ड्रॉबैक्स रहता तो ये क्या होता? एक थ्योरी हो जाता। थ्योरी और लॉ में क्या डिफरेंस है? लॉ जो कि यूनिवर्सल ग्रांटेड है, थ्योरी जो कि गिवन मतलब कि दिया गया था, थ्योरी था लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉबैक्स निकल गया और वो थ्योरी कहीं ना कहीं काम नहीं करता है, इसलिए वो थ्योरी है और यह लॉ है। थ्योरी है, लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ अभी हम चलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वाज गिवन बाय डाल्टन। इसको किसने दिया था? डाल्टन ने। और ये क्या बताता है? इन द ईयर 1803, ओके। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है? मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल होगा, मतलब कंपाउंड में क्या होगा? मल्टीपल एलिमेंट्स से बनेगा। जब मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि H2 मैंने लिया, O2 मैंने लिया तो H2O हो गया। वो ये होगा कि मतलब यहाँ पे 2 कंपाउंड बनेगा। मतलब अगर मैंने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो मैं एक और चीज़ भी बना सकता हूँ। H2 मैंने लिया, O2 मैंने लिया, तो मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे डाल्टन ने क्या बताया? यहाँ पे डाल्टन ने ये बोला कि देखो मतलब हाफ O2 है ना, मतलब यहाँ पे जब हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम होगा,
यहाँ पे ऑक्सीजन हाफ है मतलब 16 ग्राम होगा, यहाँ पे 2 ग्राम होगा और यहाँ पे 32 ग्राम होगा। ऑक्सीजन 32 ग्राम, हाफ ऑक्सीजन तो 16 ग्राम है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यही बताया कि जो दो कंपाउंड लेंगे हम, सॉरी जो दो चीज़ें हम लेंगे, जो दो एलिमेंट्स हम लेके कंपाउंड बनाएंगे, वो कंपाउंड दोनों अलग अलग हो जाएंगे जब हम प्रोपोर्शन इसका चेंज कर देंगे। और इसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहता है, क्या रहता है, दैट इज 1:2 प्रोपोर्शन। कैसे हो गया, ये 32 है, ये 16 है। समझ में नहीं आया ये वाला बात, फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब हम दो एलिमेंट लेके एक कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट लेके कंपाउंड बनाते हैं, अगर वो दोनों एलिमेंट के जो प्रोपोर्शंस हैं वो अगर चेंज कर देंगे तो एक दूसरा एलिमेंट बन जाए, तो एक दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, लेकिन जब हम प्रोपोर्शन को चेंज कर देंगे, तो एक और कंपाउंड बन जाएगा, एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू H2O2। ओके, अब समझ में आ गया। और इसका प्रोपोर्शन है 1:2, हाफ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस ये क्या कहता है, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये कुछ मतलब ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वाला है और झंझट भी ज्यादा देता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, this was given by RICHTE Richter in the year 1792। ओके, ये पहले दिया था, उसके बाद मल्टीपल प्रोपोर्शन आया, काफ़ी कुछ झंझट हो गया था, इसलिए इस डाल्टन जब दिए तो इन 1803 ये लेट को आए थे, उससे पहले से ये सब आ गया था, ये नहीं, ये सब आ गया था। ओके, तो इन्होंने क्या बताया, रिचर ने क्या बताया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ masses of A and B connected with C with a fixed mass। C का जो मास है वो हम फिक्स लेंगे with a fixed mass, मिक्स्ड नहीं फिक्स्ड। तो क्या होगा, is the same or the multiple of or the simple multiple of the both of this मतलब A B दोनों कनेक्ट होंगे C के साथ, C का मास फिक्स है, तो वहां पे जो रेशियो निकलेगा H2O में H कितना है 88%, O कितना है 11%, तो यहाँ पे क्या निकला रेशियो, यहाँ पे निकला 1:8, 1:8 निकला यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है, अगर हम लेंगे SO है, SO2 का निकाल लेते हैं H2S को लेके, ठीक है, तो H2S अगर हम लेंगे H2S लेंगे तो 94%, इसका आता है क्या 5.9, 6 पकड़ लो, तो 94.6, तो ये कितना आया, ये आया हमारा दैट इज 1:16। ओके, ये आया था हमारा 1:8। ध्यान से सुनो, मैं फिर एक बार और बोल रहा हूँ आपको, एक और बार, कि हमें H2O का पता है, H का 88, O का 11, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, यहाँ पे रेशियो होगा 1:8। ओके, इसको रखो, इसको दे दो नंबर 1। फिर दूसरा वाला बनाओ, दूसरा वाला क्या बनाना है हमको, H2S, क्योंकि हमें निकालना है SO2, ठीक है, तो H2S का क्या है, H2S का है 94.6, मतलब 1:16। ये 1:16 ये 1:8, इस दोनों को डिवाइड करो तो
इस दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा 1:2 होगा। और 1:2 किसका है, SO2 का है। SO2 का है 1:2। ऐसे हम पता चल गया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, हमें SO2 का निकालना था तो हमने H2O का निकाला, फिर H2S का निकाला और वहाँ से हमको पता चल गया SO2 का है 1:2। ऐसे हम निकाल सकते हैं, दो कंपाउंड का निकाल के उसके अंदर जो आएगा उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं गेल-लुसास लॉ के बारे में। ठीक है, तो गेल-लुसास लॉ को किसने दिया था, इन्होंने दिया था, तो इनके नाम पे ही वो लॉ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि अगर दो गैस मिलके एक और गैस बनाएंगे, दो गैस मिलके अगर एक गैस मिलाएंगे तो इनका जो रेशियो होगा मिलने का, इन तीनों का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल सा रेशियो होगा और वो फिक्स्ड रहेगा। जरूरी बात यह है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वो फिक्स्ड रहेगा। वॉल्यूम हालांकि अदल बदल हो सकता है लेकिन टेम्परेचर को हम रखेंगे, फिक्स रखेंगे। और क्या होगा यहाँ पे, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1:2, एक्चुअली ये क्या होगा 1:3:2 ऐसे करके आएगा। मतलब ये एक रिवर्सिबल साइन है, मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाता है फिर अमोनिया टूट जाता है, मतलब 60% के आसपास अमोनिया बन गया, फिर वो टूट गया, फिर बन गया, फिर टूट गया, इसीलिए एक रिवर्सिबल साइन है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये तीनों 1:3:2 एक सिंपल सा रेशियो में रहते हैं। ये बात हमको बताया था किसने, ये बात हमको बताया था गेल-लुसास ने। इसीलिए ये इस लॉ को हम बोलते हैं गेल-लुसास लॉ। कि ये गेल-लुसास लॉ हमको क्या बोलता है, व्हेन gas produced in a chemical reaction or when two gases combine in a chemical reaction, they do remain in a simple ratio। वो एक सिंपल सा रेशियो में रहते हैं। सिंपल क्यों बताएं, क्योंकि वो जो रेशियो होगा उनका वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, 1/2, 0.585 ऐसा नहीं होगा, 1, 2, 3 या 10 या 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25 तक आएगा। नॉर्मली 1:2, 5:2 ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हमको बताया था गेल-लुसास ने। फिर आता है हमारा अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ ये एक्चुअली एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, जो कि हमें बताता है, क्या बताता है, एक इक्वल नंबर ऑफ गैसेस हैविंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सेम होना चाहिए, वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। वॉल्यूम से नंबर को रिलेट करते हैं ये। अवोगाड्रोस लॉ क्या करता है कि गैस का वॉल्यूम, दो गैस अगर हम लेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम अगर सेम होगा तो इन दोनों के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होना चाहिए। ये बात हमको बताया था अवोगाड्रोस लॉ ने। हालांकि इनके पास एक और चीज़ था बोलने के लिए कि टेम्परेचर को और प्रेशर को हमें फिक्स रखना है। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रखेंगे तभी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस क्या होगा टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो बैलेंस नहीं रहेंगे, तो वो मतलब फ्लक्चुएट करेंगे बहुत ज़्यादा। और यहाँ से ही हमारा शुरू हुआ था वेपर डेंसिटी के बारे में बात। क्या हुआ था कि जो मास है, मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज, कहाँ पे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये बात यहाँ से शुरू हुआ था अवोगाड्रोस लॉ से। वेपर डेंसिटी, वो जो डेंसर मीडियम होगा, डेंसर होगा या नहीं होगा वो तो मतलब कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन वो जो फार्मूला निकलेगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वो यहाँ से ही आया था। ठीक है, तो एटॉमिक मास के बारे में बात ही कर लेते हैं। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एटॉमिक मास
बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास कैसे हम निकालते हैं? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय, कहाँ पे लिखे? यहाँ पे लिखे, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ एटम। अरे भाई एटॉमिक मास तो मास ऑफ एटम है, एटॉमिक मास नहीं, मास ऑफ एटम को हमको डिवाइड करना है 1/12 ऑफ C12 एटम। ये क्या है? कार्बन का 12th आइसोटॉप, उससे हमको डिवाइड करना होगा मास ऑफ एटम से। मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द कार्बन 12th एटम आयन आइसोटॉप। 12 को इस साइड लिखते हैं, 12C एटम, आयन वगैरह नहीं। तो एटॉमिक मास यहां से हमारा आया एटॉमिक मास यूनिट AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU is equals to 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? द मास एग्जैक्टली इक्वल टू, द मास exactly equal to 1/12 of कार्बन 12th आइसोटॉप। ये है क्या? ये है एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास के बाद क्या आता है? एटॉमिक मास के बाद आता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। मतलब कि एवरेज, हम जैसे देखते हैं 3 बच्चे हैं हमारे पास, 3 बच्चे हैं, एक ने स्कोर किया 90%, एक ने स्कोर किया 80%, एक ने स्कोर किया 70%। तो इन तीनों बच्चों से एवरेज हम अगर डिसाइड करेंगे तो एवरेज क्या होगा? इन तीनों का एवरेज होगा 80%। हम एवरेज कैसे डिसाइड किए? तीनों के मिला दिए, 3 से डिवाइड कर दिए। अगर 4 होते तो 4 को ऐड करते, 4 से डिवाइड करते। अगर 5 होते तो 5 को ऐड कर देते और फिर 5 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? वही होगा। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। 100 मैंने क्यों लिया? क्योंकि अगर 100 होंगे तो आई दे दो, ये यहाँ पे एक छोटा सा आई करके दे दो, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ओके। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। फिर आता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास गया, फिर क्या आता है हमारा? फिर हमारा आता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। एक मॉलिक्यूल में क्या रहेगा? एटम्स रहेंगे। तो एटम्स का एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना आता है। तो हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम उसको ऐड कर देंगे। सिंपली क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एक मैं कर रहा हूं आपके सामने, देखो मैं अगर बात कर रहा हूं CH4 की, मीथेन की, तो मीथेन में कार्बन है तो 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। 1 इंटू कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस 4 12 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008। तो ये है 12, ये 4 कितना होगा? 16 पॉइंट समथिंग होगा, 16, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। C6H5 C6 एक लिख लो शुगर, C6H12O। तो 6 इंटू कार्बन का कितना मैंने यहाँ पे लिया है? 12। तो 12 पका देते हैं। 12 इंटू हाइड्रोजन का क्या है? 1.008, तो 1 ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन 6 है, 6 इंटू
का कितना है 16.00, तो 16 कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने से क्या होगा 180.16। ओके, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिर आता है एक इंटरेस्टिंग चीज, क्या है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ओके, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, वैलेंसी जितना होगा वैलेंसी को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास पे। सिंबल वैलेंसी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। एक का कैलकुलेट कर लेते हैं, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास है 23, सोडियम का वैलेंसी है 1, तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा सोडियम का 23। ठीक है, कपर का कितना है? कपर का है 63.3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 63.6 है, 3 नहीं 6 है, तो 63.6। ओके, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मास। और जो मोल कंसेप्ट है उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और इसी के साथ लेक्चर 3 खत्म होता है। और इस वीडियो पे हमने लॉ ऑफ मासेस के बारे में जाना। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।